नमस्कार दोस्तों, मैं सुपरवाइज़र की सीरीज़ में आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राइट टू एजुकेशन, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो शिक्षा का अधिकार या राइट टू एजुकेशन। अब इस राइट टू एजुकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, सबसे पहली बात तो इसके नाम की ही है कि इसका जो एक्चुअल नाम है या जो एक्ट में नाम है वो क्या है। तो इसका नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। मतलब बच्चों का अधिकार है, और बच्चों का अधिकार क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मीन्स मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, ये जो एक्ट है वो 2009 का है, और ये एक्ट सीधा का सीधा हमारे सिलेबस में मेंशन है पार्ट ए में। अब हम इसके बारे में जानने से पहले इसकी कुछ पृष्ठभूमि देखते हैं कि आखिर ये एक्ट इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। तो अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 12 दिसंबर 2002 को ये मतलब इसका राष्ट्रपति का हस्ताक्षर इस पर हो गया था, मीन्स संविधान संशोधन कंप्लीट हुआ है ना। तो 12 दिसंबर 2002 को ये 21A के तहत संविधान में जोड़ दिया गया है, जिससे और 21A के तहत जब ये जोड़ा है तो आर्टिकल 21 अपना जीवन का अधिकार है, और 21A में क्या है कि 21A में शिक्षा के अधिकार को शामिल करके इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात है कि ये मौलिक अधिकार है ना। 21A में क्या है? राइट टू लाइफ, और जो राइट टू एजुकेशन है वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही है एक तरह से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि 21A में शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मौलिक अधिकार तो इसे बना दिया गया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, है ना, ये प्रभाव में कैसे आए। तो इसे प्रभाव में लाने के लिए एक एक्ट बनाया गया, जो एक्ट 2009 का है, जिसे आज अपने को पढ़ना है। और इसे लागू कब किया है, मतलब एनफोर्स कब किया है? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया है? आर्टिकल 21A कब आया? 2002 में आया, जिसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार बनाइए इससे। इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट आया 2009 का, जो कि 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुआ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाला भारत 135वां देश था। ठीक है, इसके पहले 134 ऐसे देश रहे हैं जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं तो अपने को ये देखना है कि यहाँ पर ये जो एक्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का, जिसको अपन को डिटेल में पढ़ना है, उसमें आकर कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं। कभी कभी प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो 7 अध्याय हैं या 7 चैप्टर कह सकते हैं, और 38 इसमें सेक्शंस हैं, मीन्स 38 धाराएँ हैं। उसके बाद देखते हैं कि जैसा इसके नाम में है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब यहाँ फ्री क्या है और कंपलसरी क्या है? सामान्यतः हमें पता है फ्री मतलब होता है निःशुल्क, और कंपलसरी मतलब है अनिवार्य। अब हम इसमें एक्ट की भाषा में देख लेते हैं। फ्री मतलब क्या है? बच्चों के द्वारा कोई भी शुल्क, व्यय या फीस का भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा में बाधक हो। तो इसका मतलब हो गया फ्री, मतलब किसी भी प्रकार का भुगतान शामिल नहीं है। और कंपलसरी का मतलब क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 100% नामांकन, उनकी 100% उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। मीन्स जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है, अनिवार्य है, राज्य को एजुकेशन देना ही है। अगर कोई बच्चा है जिसको मतलब प्रारंभिक अगर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो वो इसके लिए अपने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन बोल सकता है इस चीज़ को, है ना, वो कोर्ट की शरण ले सकता है इसके लिए। तो ये क्या है? राज्य की जिम्मेदारी है। इतनी बात क्लियर है फ्री एंड कंपलसरी का सेंस। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि आखिर राइट टू एजुकेशन लाया क्यों गया था, ऐसी कौन सी चीज़ थी कि इसको लाना पड़ गया। तो है शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, मीन्स यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचे, ये हो गया सार्वभौमिकीकरण। और दूसरी बात है निःशुल्क और अनिवार्य हो, है ना, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हो और कंपलसरी हो जाए एजुकेशन, इसलिए ये इसके उद्देश्य हो गए। उसके बाद हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रोविजंस ऐसे थे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में इंक्लूड किए गए थे, कौन कौन सी बातें थी जो इसमें शामिल की हैं। तो पहले हम सामान्य बातें देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको महत्वपूर्ण धाराएं डिस्कस करवा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, यही है मतलब मेन तो। ठीक है, उसके बाद तो सारी बातें भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मतलब मेन मोटिव इसका यही है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उसके बाद क्या है कि ड्रॉप आउट बच्चे या नामांकित बच्चों या गैर नामांकित होना चाहिए यहाँ, या गैर नामांकित बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाना। सपोज करो कोई बच्चा 6 साल तक, 7 साल तक, 8 साल तक स्कूल नहीं गया,
या 8 साल में, या मान लो 5 साल में स्कूल गया, 2 साल स्कूल जाने के बाद फिर से छूट गया, नहीं जा पाया किसी कारण से, तो क्या होगा कि उसको उसकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। और अगर बच्चा पिछड़ा है तो वो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो उसको उन बच्चों तक लेकर आ पाएगा, उसके शिक्षा के स्तर को, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रवेशित बच्चों को 14 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अवसर, मीन्स अगर कोई बच्चा कुछ बड़ी उम्र में किसी कक्षा में पढ़ रहा है और 14 वर्ष तक हो सकता है वो 8वीं कक्षा मतलब पूर्ण नहीं कर सका है, या 14 वर्ष में वो 7वीं में ही रह गया है, तो 14 वर्ष के बाद भी मतलब 15 वर्ष में भी वो अपनी 8वीं तक की कक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का मतलब यहाँ पर सक्षम होगा, है ना। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से प्रोविज़न और हैं इसमें। प्रवेश देते समय जन्म या स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं। अब कोई भी टीचर इसलिए तुम्हें बाउंड नहीं कर सकता कि तुम जा करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तब भी वहाँ पे क्या होगा कि तुमको एडमिशन दे दिया जाएगा। इसके बाद ये नो डिटेंशन नहीं है, नो डिटेंशन होता है नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब क्या है कि किसी भी बच्चे को रोककर किसी एक विशेष कक्षा में नहीं रखा जाएगा, मीन्स कक्षा 8 तक किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है, इस पर प्रतिबंध है। अब क्या है कि 2019 में संशोधन हुआ है। 2019 में संशोधन के बाद ऐसा है कि कुछ राज्य 5वीं और 8वीं को बोर्ड बनाते हैं, है ना। अब बोर्ड कक्षा में अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसका री एग्ज़ाम कराते हैं, यहाँ पे री एग्ज़ाम होता है, और री एग्ज़ाम के बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं निकल पाता है तो वो राज्य पर डिपेंड करता है कि उनको कैसा क्या करना है। तो अब ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, नो डिटेंशन पॉलिसी डिपेंड करती है स्टेट्स पे, है ना। स्टेट्स की मर्जी है कि वो बच्चों को मतलब 8वीं तक सबको पास ही कर देंगे या फिर बोर्ड्स एग्ज़ाम अपने हिसाब से लेंगे या जो भी है। नेक्स्ट है बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना, है ना। शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर प्रतिबंध है। आप ऐसा नहीं है कि बच्चे को डंडा मारो या उसको मुर्गा बना दो या उसके सामने कुछ ऐसी बातें बोलो जो उसे मानसिक रूप से आहत करें। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चों के निकटतम पड़ोस में 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल, मीन्स 1 से जो 5वीं तक की स्कूल है वो स्कूल होना चाहिए 1 किलोमीटर के भीतर भीतर, और 3 किलोमीटर के भीतर भीतर होना चाहिए 8वीं तक की स्कूल, अपर प्राइमरी, है ना, 6 से 8 अपर प्राइमरी स्कूल। इसके बाद आगे देखते हैं विद्यालय न होने की स्थिति में अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के भीतर विद्यालय बनाया जाना चाहिए। अब कोई ऐसे क्षेत्र रह गए हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है, और 2009 का ये एक्ट है 2010 में इम्प्लीमेंट हो गया। अब 2010 से लेकर के मैक्सिमम 3 साल का टाइम दिया जाएगा कि आप वहाँ पर स्कूल को बनाएं, ठीक है, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद आगे देखते हैं हम आगे के प्रावधान क्या हैं। अनुरूप शिक्षकों की व्यवस्था 5 वर्ष के भीतर कराई जाएगी, मतलब जो मापदंड के अनुसार जितना रेशो है टीचर और स्टूडेंट्स का, उस रेशो को एक्ट लागू होने के 5 वर्ष के भीतर मेंटेन किया जाएगा, है ना। उस हिसाब से शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट क्या है, शिक्षकों के द्वारा या द्वारा मतलब किसके द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, ठीक है, शिक्षकों के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन्स पर प्रतिबंध है। ये धारा 28 के तहत है, आगे हम धाराएं दोबारा डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे है कि शिक्षकों के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद ये जो यहाँ धारा 27 है, शिक्षक को जनगणना, चुनाव, आपदा राहत कार्य के अलावा गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। जनरली हमने देखा है कि टीचर इन सारे कार्यों में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि वो अपना पूरा आउटपुट टीचिंग में नहीं दे पाते हैं, तो इन कार्यों के अलावा टीचर को किसी भी प्रकार के ऑफिशियल वर्क्स में नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है विद्यालय प्रबंधन समिति, या इसे मैं बोलूँ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC। धारा 21 में इसका विस्तृत वर्णन है। तो SMC क्या होगी कि ये जो अभिभावक होते हैं, मीन्स पेरेंट्स हैं बच्चों के, और कुछ स्टाफ स्कूल का है ना, कुछ टीचर्स हैं या मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं स्कूल के ही, वे लोग और अभिभावक मिल करके SMC का निर्माण करेंगे। और इस SMC में क्या है कि 75% मीन्स 3/4 सदस्य या 75% जो लोग रहेंगे वो पेरेंट्स रहेंगे, और पेरेंट्स में भी 50% जो टोटल रहेंगे SMC के लोग वो महिलाएं रहेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं लगेगी। कैपिटेशन फीस मतलब यही होता है डोनेशन या एडमिशन फ़ीस कोई, तो ऐसी कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगी। और अगर किसी स्कूल ने या किसी प्रबंधक ने फ़ीस ली है तो उस फीस का 10 गुना उसको फाइन के रूप में देना पड़ेगा। क्लियर है बात। अब धारा 13 में ही आगे है कि स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि कोई भी पहले प्री टेस्ट, है ना, प्री टेस्ट लिया जाना किसी स्टूडेंट का,
तो ऐसा प्री टेस्ट का भी कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे। वही बात लिखी है कि प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रतिबंधित है, और अगर कोई स्क्रीनिंग करता है जबरन तो उसको 25,000 का दंड उससे लिया जाएगा, और अगर वो दोबारा से स्क्रीनिंग करता है तो 50,000 का जुर्माना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। आगे है कि केवल मान्यता प्राप्त स्कूल ही संचालित होंगे। मीन्स स्कूल संचालन के लिए पहले क्या है कि बोर्ड से प्रॉपर एक मान्यता लेनी पड़ेगी। उसके बाद है मान्यता निरस्त होने पर स्कूल का संचालन करने पर 1 लाख का दंड है। दंड अच्छा खासा है, 1 लाख का दंड है। और उसके बाद प्रतिदिन 10,000 रुपये दंड, मतलब पर डे दंड लगेगा ये, अगर तुमने एक बार मान्यता निरस्त होने के बाद भी तुमने अगर स्कूल को चला के रखा है तो। उसके बाद है कि गैर अनुदान प्राप्त गैर अल्पसंख्यक निजी स्कूलों में 25% सीटें जो हैं वो कमजोर एवं वंचित वर्ग, गैर वंचित नहीं, वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। ये धारा 12(1)(c) में इसका प्रावधान किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कितनी % सीट रिजर्व है? 25% सीट रिजर्व है। और कौन सा सेक्शन है? 12(1)(c) सेक्शन है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा। मीन्स कितने स्टूडेंट रहना चाहिए और कितने टीचर, कितने स्टूडेंटों पर। तो यहाँ पर रेशो चलता है 30:1। ये प्राइमरी में है, प्राइमरी में चलता है 30:1 और मिडिल में चलता है अपना 35:1। ठीक है, 30:1 छात्र शिक्षक अनुपात है। अब यही चलता रहता है 120 तक, मतलब कि 60 पर 2 टीचर, 90 पर 3 टीचर और 120 तक 4 टीचर। ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर 120 से 200 होते हैं बच्चे, 120 से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे 5 शिक्षक रहेंगे। ठीक है। वैसे क्या होता है 150 तक 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 200 तक क्या होता है 5 होते हैं। अब ये लिख रखा है देखो, 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक और एक HM। HM मीन्स क्या है यहाँ? हेड मास्टर, HM का सेंस। ठीक है। तो 150 से अधिक बच्चे होने पर 5 टीचर रहेंगे और एक हेड मास्टर रहेगा। अब 200 से अगर अधिक बच्चे हैं तो ये रेशो चेंज हो जाता है, ये रेशो बन जाता है 40:1, मतलब 40 बच्चों पर एक टीचर रहेगा इस कंडीशन में। किस कंडीशन में? जब अगर छात्र 200 से ज़्यादा हैं किसी स्कूल में, किसी प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं माध्यमिक स्तर पर। मैंने आपको बताया 35:1, यहाँ पर हट गया है, छिप गया है, तो आप याद रखना 35:1। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है न्यूनतम कार्य दिवस कितने रहेंगे टीचर के। तो जो न्यूनतम कार्य दिवस है वो प्राइमरी लेवल पर रहते हैं 200 और मिडिल लेवल पर रहते हैं 220। उसके बाद शैक्षणिक घंटे देख लेते हैं कि कितने घंटे वर्ष में। तो ये है प्राथमिक स्तर पर 800 और माध्यमिक स्तर पर 1000 घंटे। अगर अपन वीकली बात करें तो एक सप्ताह में या एक वीक में कितने घंटे? तो 45 घंटे। ये तैयारी सहित, मतलब कि इनमें क्या करना है? टीचिंग तो करनी ही है, टीचिंग करनी है, साथ में क्या है? लेसन प्लान। आजकल लेसन प्लान पर बहुत फोकस किया जाता है, तो लेसन प्लानिंग भी इसी में इंक्लूड है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ से मैंने आपको धाराएं बताई हैं, इंपॉर्टेंट धाराएं, कौन सी धारा क्या है और कितने चैप्टर्स हैं टोटल, है ना। तो यहाँ पे 7 चैप्टर हैं और 38 सेक्शंस हैं, मीन्स धाराएं हैं। अब एक बार अपन चैप्टर देख लेते हैं, मतलब कौन से चैप्टर में क्या है। तो पहले चैप्टर में है प्रारंभिक, बोलते हैं जिसे अपन प्रीलिमिनरी, मीन्स सेक्शन 1 और 2 इसमें इंक्लूड है। सेक्शन 1 में जनरल क्या होता है? नाम होता है, और सेक्शन 2 में परिभाषाएं हैं। उसके बाद चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 में क्या है? राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। तो चैप्टर 2 में है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पे ये सेक्शन नंबर 3, 4, 5 3 धाराएं इसमें इंक्लूड रहती हैं। उसके बाद चैप्टर 3 में क्या है? ड्यूटीज़ ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ एंड पेरेंट्स, सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 11 तक। उसके बाद चैप्टर 4 देखते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर, ये जो चैप्टर है वो सबसे बड़ा है। ये चैप्टर सबसे बड़ा है, 12 से लेकर के 28 धाराएं तक है। उसके बाद चैप्टर 5 है करिकुलम क्या रहेगा, कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कैसे होगा, ये 29 और 30 में। 5 चैप्टर क्लियर है यहाँ से। पहले में प्रारंभिक है, दूसरे में राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तीसरे में ड्यूटीज़ ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार है उसका कर्तव्य क्या है, जो लोकल बॉडीज़ है वहाँ की लोकल अथॉरिटी है और पेरेंट्स उनका कर्तव्य क्या है। उसके बाद चैप्टर 4 में क्या है कि स्कूल और टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और 5 में करिकुलम एंड कंप्लीटेशन है ना, कंप्लीशन। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 6 और 7। चैप्टर 6 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स जो बच्चों के कुछ अधिकार हैं उनका प्रोटेक्शन है। ये यहाँ पे है 31 से लेकर के 34 तक, 34 तक। ये 34 लिख रखा है जो छुप गया है, 31 से लेकर के 34। उसके बाद फिर देखते हैं चैप्टर नंबर 7, ये मिसलेनियस है, इसमें 35 से 38 तक है। ठीक है।
अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट सेक्शंस कौन से सेक्शन में क्या बात है। तो चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब इस जो चैप्टर में तीनों धाराएं इंपॉर्टेंट हैं, है ना। धारा नंबर 3, 4, 5। धारा 3 में क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन, मीन्स 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो कि एक्ट का नाम ही है एक तरह से। उसके बाद एजुकेशन फॉर ड्रॉप आउट, यहाँ से ये अलग है ना, एजुकेशन फॉर ड्रॉप आउट चिल्ड्रन, मतलब ऐसे बच्चे जो पीछे छूट गए हैं या किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाए हैं, उनके लिए उनकी एज के अकॉर्डिंग एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 है कि कोई बच्चा अगर कहीं ट्रांसफ़र करना चाहता है अपने स्कूल में, मतलब कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसको एडमिशन देने से रोका नहीं जाएगा। ये है सेक्शन नंबर 5 में। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं। अपने नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड पेरेंट्स, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 से लेकर के 11 तक है। अब यहाँ पे मैंने आपको केवल इंपॉर्टेंट सेक्शन ही डिस्कस किए हैं। तो सेक्शन 6 देखते हैं, जो मैंने बताया है कि प्राइमरी स्कूल जो होगा वो 1 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए और जो मिडिल स्कूल होगा वो 3 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। एक्ट में से अपर प्राइमरी स्कूल कहा है, या अपन इसे मिडिल स्कूल भी कह सकते हैं ना, 6 से 8 तक का जो स्कूल रहता है। और सेक्शन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। उसमें क्या है, प्री स्कूल एजुकेशन। अब जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो एक्चुअली में क्या होती है, 3 से लेकर के 6 साल तक की जो एजुकेशन है ना। और ये एजुकेशन कैसे दी जाती है बच्चों को, आंगनवाड़ी के माध्यम से, आंगनवाड़ी, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर, मींस स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और टीचर की। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 12 है। 25% सीट्स रिजर्व रहेंगी वीकर सेक्शंस के लिए, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया पहले भी। यहाँ पे याद रखना है धारा 12, एक्चुअल में धारा 12(1)(c) थी, देखी थी हमने वहाँ, वही एक्चुअल धारा है, लेकिन 12 से भी काम चल जाएगा कभी प्रश्न आता है तो। इसके बाद फिर हम देखते हैं धारा 13। आपको पहले ही बता दिया, नो कैपिटेशन नो स्क्रीनिंग, मतलब किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी, किसी भी प्रकार की जांच नहीं होगी बच्चे की पहले, है ना, चेक नहीं किया जाएगा उसे। स्क्रीनिंग मीन्स क्या होता है, प्री चेक, है ना। और कैपिटेशन मीन्स क्या होगा कि फ़ीस नहीं, ये लिख रखा है, कैपिटेशन फ़ीस नहीं होगा। और अगर कैपिटेशन फ़ीस ले लिया तो जो फ़ीस ली है उसका 10 गुना जुर्माना लगेगा। और अगर स्क्रीनिंग की है किसी बच्चे की जबरन तो उस पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। और वापस से अगर स्क्रीनिंग करता है वही टीचर या कोई भी व्यक्ति तो उस पर 50,000 का जुर्माना लगता है। उसके बाद सेक्शन 14 क्या बोलती है कि बर्थ सर्टिफिकेट न होने पर एडमिशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जनरली क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट देख करके उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बच्चे को एडमिशन दे दिया जाता है कि कौन से क्लास में अप्रोप्रिएट रहेगा उसका बैठना। लेकिन किसी बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट सपोज नहीं है तब भी उसे रोका नहीं जाएगा। उसके बाद क्या है कि यदि कोई बालक सत्र के बीच में एडमिशन लेना चाहता है तो भी उसे नहीं रोका जाएगा। सेक्शन 15, सामान्यतः एडमिशन कब होते हैं, अप्रैल में, अप्रैल या फिर अगर मैं बोलूँ जुलाई, मैक्स टू मैक्स अगस्त तक। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे तो नवंबर में एडमिशन लेना है या मुझे सितंबर में एडमिशन लेना है तब भी उसे रोका नहीं जा सकता है। बात क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 16, नो डिटेंशन पॉलिसी, मैंने बता दिया है आपको कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। उसके बाद 2019 के अमेंडमेंट से क्या होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, उन पर डिपेंड करता है कि उन्हें फेल करना है या नहीं करना है। उसके बाद सेक्शन नंबर 17 बताया है आपको, कोई शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, सेक्शन नंबर 14 नहीं है यहाँ, ये सेक्शन नंबर 17 के बाद यहाँ 18 था। सेक्शन नंबर 18, सेक्शन 18 क्या बोलती है कि बिना मान्यता के स्कूल नहीं, मतलब स्कूलों को चलाने के लिए मान्यता प्राप्त करना जरूरी है। और वहाँ भी हमने देखा था कि अगर बिना मान्यता के स्कूल चलेगा तो उस पर 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा, और अगर तब भी नहीं मानता है तो उस पर 10,000 रुपये जुर्माना पर डे के हिसाब से लगेगा। उसके बाद सेक्शन 19 देखते हैं, एक्ट लागू होने के 3 वर्ष के भीतर मापदंड पूरा करने होंगे। जो नॉर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस 3 वर्ष के भीतर करने होंगे, जब से एक्ट लागू हुआ है तब से, है ना। उसके बाद सेक्शन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, एसएमसी, मैंने आपको बताया है। इसमें एसएमसी किस किस से मिलकर बनती है, टीचर और पेरेंट्स से। इसमें पेरेंट्स रहती है 75%, है ना, 75% जिसमें पेरेंट्स रहते हैं, 50% जिसमें महिलाएं रहती हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 16 है कि स्कूलों में मैक्सिमम 10% से ज़्यादा टीचरों की
रिक्ति नहीं होगी। मीन्स अगर स्कूल में सपोज करो कि कैपेसिटी स्कूल में 50 टीचर की है, मतलब जो स्कूल में अगर कोई बड़ा स्कूल है, 50 तो बहुत ज़्यादा हो गए, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 10 टीचर मान लो, है ना, 10 टीचर की कैपेसिटी है किसी स्कूल में, तो अब मिनिमम उसमें 90 टीचर तो होने ही चाहिए ना, मतलब 9 टीचर तो होने ही चाहिए। 10%, 10 का 10% मतलब क्या होगा, तो एक टीचर की रिक्ति उसमें क्या है कि मैनेज हो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा की रिक्ति मैनेज नहीं हो पाएगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 27 अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन, इनके अतिरिक्त शिक्षक को गैर शिक्षण कार्य में नहीं लगाया जाएगा। और सेक्शन 28 में डिस्कस किया है कि प्राइवेट ट्यूशन्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस तरह से हमारा राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो कंप्लीट होता है। हम इसी तरह से और भी एक्ट अपने समय समय पर कंप्लीट करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खूब सारा सपोर्ट करें। थैंक यू।